अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल के ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान सुपर लीग कल पहला एलिमिनेटर खेला गया और जहाँ पर हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ कामयाबी हासिल की 39 रन से। और इस मैच का अगर सहरा करार दिया जाए कल के मैच का, मैन ऑफ द मैच अवार्ड से लेने वाले अम्माद वसीम के हवाले से अगर थोड़ी सी बात कर लें तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कल बॉलिंग में मुजाहरा किया। 100 पहले खेलते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 174 रन बनाए, 175 रन का टारगेट दिया, लेकिन ऐसा लगता था कि ये टारगेट है कोटा ग्लैडिएटर्स की टीम चेस करने जाएगी, लेकिन वही हुआ जो पाकिस्तान की तरफ से माजी में बड़ी ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू दिया करते थे, नई बॉल से बॉल किया करते थे अम्माद वसीम। कल शादाब खान ने उनको आजमाया और उसका भरपूर तौर पर फ़ायदा उठाया कल अम्माद वसीम ने और शुरू के विकेटें हासिल करके बहुत ज़्यादा दबाव डाल दिया और जिस दबाव के बदौलत हमने देखा कि कोटा ग्लैडिएटर्स की टीम बाहर नहीं आए। और फिर कल के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ी ज़बरदस्त फील्डिंग का भी मुजाहरा किया, आजम खान ने बड़ी ज़बरदस्त विकेट कीपिंग का मुजाहरा किया कल के मैच में। और जिस तरह के कल के मैच में कामयाबी रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान दूसरा एलिमिनेटर मैच खेला जाना है। जो टीम आज का मैच जीतेगी वो पाकिस्तान सुपर लीग 9 में जो है मुल्तान सुल्तान के खिलाफ है फाइनल में मद्दे मुकाबिल होगी। और अगर दोनों टीमों को अगर हम देख लें इस्लामाबाद और पेशावर के हवाले से जो आज मैच खेला जाना है बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। जो टीम यहाँ से कामयाबी हासिल करके फाइनल में पहुंचेगी उसके लिए PSL 9 जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि PSL 9 के फाइनल के मुकाबले के लिए मुल्तान सुल्तान की टीम गो के 2021 में उसने टाइटल जीता था, 2000 मुसलसल, उसके बाद 2021 के बाद भी मुसलसल वो फाइनल खेलती हुई दिखाई दी है इस टीम ने। तो तसलसल तो उस टीम के लिए बरकरार है, फाइनल एक बार जीता है। अब देखते हैं कि जब 18 तारीख को इसमें टूर्नामेंट PSL 9 का फाइनल मैच खेला जाएगा तो उसमें कौन सी टीम जो है टाइटल जीतती है। इन सारे सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे, कल के मैच के हवाले से बात करेंगे, आज जो मैच होना है उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और विनर टीम के साथ रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ इकबाल मेमन साहब मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। रियाज साहब की तरफ चलते सबसे पहले रियाज साहब कल का मैच को आपने किस तरह देखा? और क्योंकि कल हमने देखा कि ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम एक वक्त में 200 रन क्रॉस कर जाएगी, फिर ऐसा हुआ कि थोड़ी सी बॉलिंग अच्छी की कोटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से हुई और फिर एक महदूद स्कोर अगर कह सकते हैं T20 में चेजेबल स्कोर था 175 रन का। आप समझते थे कि चेज हो सकता था रन, लेकिन ना हो पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, चेस होने का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो आपने देखा कि इससे कबल एक मैच में 200 से ज़्यादा रन बने थे और फिर वो रन्स जो थे अपोनेंट टीम ने चेस भी कर लिए थे। तो ये भी PSL की हिस्ट्री का मतलब एक रिकॉर्ड आपके सामने आ गया है PSL 9 में कि 400 से ज़्यादा रन्स बने और मतलब 229 रन्स थे जिसको चेस किया गया था। तो ये भी एक रिकॉर्ड है। तो चेस करने की जहाँ तक बात है उसमें तो ये है कि अगर जो टीम अपनी मतलब सेकंड टाइम बैटिंग कर रही है, अगर उसके खिलाड़ी जेल हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और उनकी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो मतलब सबके सामने है और वो अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं उसको प्रूव करने की सलाहियत रखते हैं, तो उसमें तो ये है कि आप चेस कर सकते हैं। लेकिन 174 रन्स आपने बिल्कुल कहा कि ये चेजेबल थे और ये बनाए जा सकते थे। गो के जिस तरह से इस्लामाबाद की टीम खेल रही थी और जिस तरह से मार्टिन गिप्टिल जो है आपने देखा कि चारों तरफ वो स्ट्रोक खेल रहे थे, उन्होंने 6 भी लगाए, चौके भी लगाए, जिस तरह से वो खेल रहे थे तो उससे तो यही तवक्कात वाबस्ता की जा रही थी। फिर आपने देखा सलमान आगा जो है उन्होंने भी मतलब बड़ी अच्छी कोशिश की। फिर उसके बाद शादाब खान जो ख़ुद कप्तान थे उन्होंने भी आते ही साथ बड़े अच्छे स्ट्रोक खेले। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की बॉलिंग एक्सपेक्ट की जा रही थी कोयटा की तरफ से, गो के उनका बॉलिंग अटैक इतना ज़्यादा मतलब है कि मौसर नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये देखें कि आमिर और जो है अकील हुसैन जो इससे पहले भी मतलब विकटें ले चुके हैं, उन्होंने बहरहाल मतलब कि 2-2 विकटें हासिल की, बाकी सारे बॉलर्स ने 1-1 विकटें मतलब ली। तो चेजेबल तो था, लेकिन हमें हैरानी है इस बात के कोयटा की टीम जिसको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वो बिल्कुल ख़ज़ा रसीदा पत्तों की तरह जो है उनकी बैटिंग जो है कोलैप्स हो गई और किसी भी टीम से जो PSL में या किसी भी इवेंट में अपना मतलब है कि 8वां या 9वां मैच खेल रही हो, 10वां मैच खेल रही हो,
क़तई तौर पे उससे ये तवक्को नहीं की जा सकती थी कि वो इस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो जो कोयटा के बॉलर्स थे वो शायद उस तरह की बॉलिंग नहीं कर सके। अगर आपका स्कोर जो है 150 155 होता है तो उसको तो आप आसानी से मतलब चेस कर सकते हैं, लेकिन 174 जब हो जाता है तो वो एक चेजेबल तो होता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोयटा के बॉलर जो हैं थोड़ी और अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते तो शायद इससे कम भी स्कोर बन सकता था। लेकिन वही जो मैंने पहले वाली बात की कि ये बड़ी तवज्जो तलब बात थी और हैरानकुन बात थी कि कोयटा के बैट्समैन जो है वो बिल्कुल भी मतलब खड़े नहीं हो सके, और मतलब ज़्यादातर बैट्समैन जो है वो डबल फिगर में ही दाखिल नहीं हुए। सिर्फ मतलब उमर बिन यूसुफ थे, उन्होंने 50 रन की बारी उन्होंने खेली, इकील हसन ने जो 21 रन की बारी खेली, 37 गेंदों पे उन्होंने जो है मतलब 50 रन 31 रन बनाए। तो मतलब यही एक ऐसी बैटिंग थी। बाकी वही जो आपने कहा आमिर ने 23 रन बनाए 14 गेंदों पे, तो ये एक मतलब अच्छी आप इसे कह सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें जब इतने बड़े मैच में जो कि एक मतलब तो पूरी टूर्नामेंट में उनकी किसी भी टीम की परफॉर्मेंस को एक फाइनल रुख दे रहा हो, वहाँ पे ज़रूरी होता है, वैसे तो हर मैच में ज़रूरी होता है कि टीम के कोई ना कोई 3-4 खिलाड़ी बैक वक्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। और अगर नहीं करेंगे, सिर्फ 1 या 2 खिलाड़ी करेंगे तो आपकी टीम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। और यही कुछ जो है कोयटा ग्लैडिएटर के साथ हुआ है कि वो जो है नहीं मतलब इस तरह की परफॉर्मेंस पेश कर सके, ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग के दौरान भी। लेकिन आप दूसरी जानिब देखें कि जिस तरह से इमाद वसीम ने मतलब 3 खिलाड़ियों को आउट किया, तो उससे जो है पूरा आपका मैच जो है वो तकरीबन कोयटे की तरफ निकल गया, वो चेंज हो गया और वो जो है इस्लामाबाद के हक में चला गया। क्योंकि दूसरे बॉलर जो नसीम शाह हैं, वसीम, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने भी मतलब अपना हिस्सा अदा किया, आउट किया। लेकिन हैरान कुन बात है कि आज़म खान जिनसे बड़ी तवक्को की जा रही थी, हमने उनको देखा इसलिए कि उनका मामला जो है बड़ा ज़्यादा डिस्कस होता है। वो टीम में भी आ चुके हैं और टीम में आने के बाद कबल अज़ वक्त वो खुद कहते हैं कि रिटायर मतलब उनको टीम से बाहर भी कर दिया गया। लेकिन ये PSL उनके लिए न्यूजीलैंड की सीरीज़ से कबल अब जो वर्ल्ड कप आने वाला है वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में, उससे कबल ये बड़ा अहमियत का हामिल था कि वो इसमें अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करते। अगर वो इसमें अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते तो कॉन्फिडेंस के साथ वो न्यूजीलैंड की सीरीज़ में अब जो है अब उनका सिलेक्शन भी थोड़ा सा, हालांकि वो हार्ड हिटर वाहिद बैट्समैन है इफ्तिखार के बाद, तो देखना ये होगा कि मतलब ये इस तरह का बैट्समैन जो है टीम में जगह बना पाता है नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मौका था कोयटा ग्लैडिएटर्स को जो उन्होंने ज़ाया किया। और अब जो आज का ज़ाया क्या, इकबाल साहब से भी मजीद इसी मैच के हवाले से बात करते हैं। इकबाल साहब, कल के मैच में आप क्या देख रहे हैं कि कोयटा तो शिकस्त हो गई है कोयटा को, और ऐसा लगता था कि मुसलसल जो आखिरी इसने 4 मैचेस खेले हैं इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और जिसमें अगर हम देखें तो सेकेंड इनिंग में उनकी बैटिंग से चेज़ होता दिखाई नहीं दिया। अब फिर मुसलसल नाकाम होने के बावजूद हमने देखा था कि टीम से ड्रॉप कर दिए गए थे सरफराज अहमद, लेकिन कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था और बैक करने के लिए सरफराज अगर विकेट पे मौजूद होते तो शायद कुछ रसू को भी फ़ायदा होता, और उनसे तवक्कुआत यही थी कि कल के मैच में शायद वो टीम में शामिल होते, लेकिन कल के मैच में भी सरफराज शामिल नहीं है थे। और आप समझते हैं अब सरफराज का कैरियर ख़त्म सा हो गया है? देखिए, सरफराज की तो फ़िलहाल कहानी ख़त्म होती हुई लग रही है, लेकिन इतने बड़े सीजन प्लेयर जो हैं जेसन रॉय और रूसो जैसे जो खुद कप्तान भी हैं, और उसके बावजूद अगर वो पैनिक क्रिएट हो जाए उनकी जब बैटिंग में, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं और जो वर्ल्ड में हर जगह 2020 में खेलते रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा मौका था। ये एक सेमीफाइनल था और जिसमें इनको जो है परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। और बाकी रहा कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगर हम देख लें स्टार प्लेयर्स, तो जिसमें आमिर हैं, आमिर ने 20 रन सिर्फ दिए हैं और 2 विकेटें ली हैं, मतलब है कि रन रेट को रोका भी है। तो 154 जो है वो 4 बॉलर्स ने दिए हैं, 4 या 5 जो भी है, और अकील ने भी उसमें विकेटें ली हैं। तो एक तो बिल्कुल रियाजुद्दीन की बात बिल्कुल सही है कि एक तो उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था 150 तक और 55 तक, और उसके बाद जो है चेज़ करने में, मगर उसके बावजूद जब 229 तक रन बन सकते हैं चेज़ में, तो ये पैनिक इतना क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ अमाद वसीम को नहीं खेल सके? मतलब को इतना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर तो नहीं है, लेकिन ये कि ठीक है उसका एक रिकॉर्ड है कि शुरू के ओवर्स में वो रन रेट भी रोकता है और विकेट भी लेता है। मगर इतने सीजन्ड प्लेयर्स इनके पास हैं और माशाल्लाह पिछले 4 सालों में तो वो कुछ नहीं कर सके, इस दफ़े वो सेमीफाइनल तक आ गए,
ये बहुत अच्छा मौका था। 175 कोई ज़्यादा स्कोर नहीं था, और अगर थोड़ा सा डट के खड़े हो जाते तो जीत सकते थे। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि सरफराज का यहाँ पे एक मिसिंग लिंक मिलता है कि जो कोई पिच पे खड़ा भी हो जाए। तो मगर हैविंग सेड दैट, अगेन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो फॉरेन से जो प्लेयर्स आते हैं इनको इतने ज़्यादा जो है वो पैसे दिए भी जाते हैं, और वो जो है पैनिक कर जाएं, तो ये बात हमारे समझ से बाहर है। और ये बहुत बेहतरीन मौका था कोयटा के पास आगे जाने के लिए। जावेद साहब, कल मिसिंग क्या देख रहे हैं आप कोयटा की नाकामी को? कोयटा की बात वही है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि 174 रन का टारगेट, ये रन्स जो है 200 भी हो सकते थे। वो तो इस्लामाबाद ने हमेशा की तरह जो है एक मुस्तहकम बुनियाद डालने के बाद लड़खड़ा गई टीम, ये इसलिए 174 रन पे रुक गए, नहीं तो 200 प्लस स्कोर हो रहा था। ये कोयटा अगर चेस पे जा रही थी तो इनको पैनिक नहीं फैलाना चाहिए था। इनके ओपनर बिल्कुल फॉर्म में चल रहे थे। अपना सऊद शकील को दो ही तो खिलाड़ी उनके फॉर्म में चल रहे थे, जैसन रॉय और सऊद शकील, दोनों की विकेटें निकल गई। देखें वही ऊपर रन्स करते हैं, नीचे से रदरफोर्ड को आप मिस कर रहे हैं। रदरफोर्ड भी बेंच पे बैठा हुआ था। सरफराज का तो आप कह रहे हैं, रदरफोर्ड 11 में शामिल नहीं था। जिन्होंने आपको अगर मैच जितवाए, 2 इन्होंने जितवाए थे, एक रदरफोर्ड ने 2 जितवाए थे। तो आपने उन प्लेयर्स को मिस किया जो आप मैच विनर प्लेयर्स थे। तो ये सारी चीजें, और कोयटा संभल ही नहीं पाया। आप पहले ओवर से ही, अमाद ने पूरे सीजन में, बल्कि 3-4 साल से, कल की जो बॉलिंग है वो नजर आ रही थी। वो भी मैं बॉलिंग को क्रेडिट नहीं दे रहा, ये आपने गलत शाटें जो खेली, 3 से 4 प्लेयर आपके रन आउट हो रहे हैं। ये कौन सी क्रिकेट खिला रहा था शेन वाटसन? ये तो जो हम कह रहे हैं कि इसको नेशनल कोच बनाना है, ये कौन सा इतना बड़ा मैच था? शेन वाटसन कहीं नजर नहीं आया, कहीं स्टाफ नहीं नजर आया। विमर रिचर्ड बैठा हुआ था, मोइन खान बैठा हुआ, सब देख रहे हैं। भाई आप इतने बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स हो, आप कम अज कम अपनी टीम को ये तो कह सकते हैं कि भाई आप बिल्कुल जाके तसल्ली से खेलो। देखिए उसकी जिंदा मिसाल उमैर बिन यूसुफ, उसने स्टे किया तो रन्स कर रहा था, रन्स मिल रहे थे। जितने भी प्लेयर्स आउट हुए हैं एक से, देखिए 3-4 प्लेयर्स जब एक इनिंग में रन आउट होंगे, और फिर जो बैट्समैन आउट हो रहा है, गलत शॉट खेलकर आउट हो रहा है, तो ये आप किसको क्रेडिट देंगे भाई? ये उनकी भी कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी, आप समझ रहे कि उन्होंने इनको आउट कर दिया, ये खुद आउट हुए हैं। ये खुद आउट हुए हैं। रियाज साहब, थोड़ी सी बात हम कप्तानी में करें, अगर क्योंकि इस वक्त अगर टागरा देख लें तो 2-3 कप्तानों के बीच होता दिखाई दे रहा है। शहनशाह आफरीदी गो के कप्तानी जो है नाकाम नज़र आया अभी। फिर अमाद वसीम की कारकर्दगी पे शादाब का बड़ा अच्छा रोल रहा है कि उन्होंने यूज़ बड़ा अच्छा किया है अमाद वसीम को। और मोहम्मद रिजवान तीसरी तरफ अगर देखें तो मोहम्मद रिजवान बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है अब, तो कप्तानी को किस तरह देख रहे हैं? शादाब बड़ी अच्छी कप्तानी की PSL लाइन में, इसी तरह मोहम्मद रिजवान कप्तानी अच्छी करते रहे। तो आप समझते हैं कि थोड़ा सा या तो शहनशाह आफरीदी कप्तानी से रिज़ाइन दे दें, या फिर रेस्ट कर लें, बाकी इन 2 को कप्तानी के तौर पे एक दफ़ा फिर आजमा लें, ताकि सीरीज़ हमारे बैक टू बैक 2 है, उससे हमें जो है अच्छा कप्तानी का भी हमें पता चल जाएगा, फिर हमें वाइस कप्तान भी नामजद करने में आसानी हो जाएगी। देखिए शहजादा, कप्तानी तो अपनी जगह है, लेकिन जो असल मसला टीम का होता है वो टीम को परफॉर्म करना होता है बहैसियत टीम। बहैसियत देखें, इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो हर खिलाड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना किरदार अदा करे टीम की फतह के लिए। लेकिन अब आप जो मतलब शहनशाह आफरीदी की बात हो रही है कि ज़ाहिर है वो जो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ थी उसमें मतलब स्पार्क नहीं कर सके। फिर ये कि यहाँ भी जो है उनकी टीम इस तरह की उसने परफॉर्मेंस की कि उनका सारा मलबा शहनशाह आफरीदी पे आ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती होगी शहनशाह आफरीदी पे, इसलिए कि देखें ये जो टीमों का हार और जीत है ये तो एक कलेक्टिव मतलब सारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस होती है। हाँ, एक वजह आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि कप्तानी के बाद फैसले ऐसे होते हैं या तो टीम को उठा देते हैं या टीम को गिरा देते हैं, तो वो बात कहीं ना कहीं हुई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आप जज्बाती हो जाएं और मतलब 1 या 2 सीरीज़ की बुनियाद पे फिर टीम के कप्तान को, तो ये जो नॉन सीरियस एटीट्यूड के ज़िम्रे में आती है ये चीज़ कि आप जो है फ़ौरन जज्बाती हो गए या तो निकाल देते हैं या किसी को लगा देते हैं। तो जिस कौमों में और जिन मतलब माशरे में या जिस शोबे में इस तरह की चीज़ें होती हैं वो फिर तरक्की नहीं
नहीं कर पाते, वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। मैं ये समझता हूँ कि हमें मतलब एक मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करना चाहिए और हमें पैनिक नहीं होना चाहिए कप्तानी के हवाले से। जिस तरह से आपने देखें, सरफराज को तो वो अच्छी कप्तानी कर रहे थे, उनको गलत निकाला, लेकिन उसके बाद बाबर जब आए तो उनकी वो कप्तानी नहीं थी जो उनकी परफॉर्मेंस थी। जिस तरह से उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, आईसीसी के नंबर 1 बैट्समैन पहले भी थे, आज भी थे, पीएसएल के हाईएस्ट स्कोरर हैं, और अल्लाह ताला उनको और उनके मतलब शोबे में कामयाबी अता फरमाए और पाकिस्तान के लिए फतूहात समेटें, नाम पैदा करें बाबर आजम। तो मैं कहता हूँ कि जो बाबर आजम की कप्तानी बनी थी, फिर खैर आपने उनको भी हटा दिया। अब शाहिन शाह अफरीदी एक वर्ल्ड कप की है, एक सीरीज़ की है। अब मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की जो आपका स्पेसिफिक मतलब क्वेश्चन था, मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की भी सीरीज़ में उनको होना चाहिए, और ये कहना कि जी अब वो रिज़ाइन कर दें, तो इस तरह की जब चीज़ें होंगी तो टीम जो है पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, और इस तरह का हमें अमल कभी भी नहीं करना चाहिए। आप ये देखें ना कि जिस तरह से आपके पीसीबी के चेयरमैन जो मुसलसल चेंज होते रहे, उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आया है टीम की पूरी परफॉर्मेंस पे, और ना सिर्फ उस पे आया है बल्कि आप जो है अपनी पॉलिसीज़ को दुनिया क्रिकेट में लेके सही चल ही नहीं सकते, ना सिर्फ अपनी टीम के हवाले से, अपने क्रिकेट के हालात के हवाले से, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से, डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, बल्कि इंटरनेशनल आईसीसी में भी आप अपना कंफर्ट लेवल पैदा नहीं करते कि एक आदमी को 6 महीने होते हैं, वो जब वह कंफर्ट लेवल पैदा करने जाता है। देखें, इस आज के मतलब दुनिया में अगर आप जिस शोबे में भी हैं, उस शोबे में कामयाबी हासिल करने के लिए जो आपके हम असर हैं उनमें आपको ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं, कंफर्ट लेवल पैदा करना होता है। आप ये देखें, चूंकि हमारा मतलब चेयरमैन बार बार चेंज होते रहे, और हमारी मतलब एशिया कप जब आया तो उसमें हमें पता चला कि हमारे जो चेयरमैन चेंज होते थे वो अपनी पॉलिसीज़ लेके नहीं चल सकते थे, वो ब्रादर मतलब जो अपने क्रिकेट बोर्ड से श्रीलंका, बांग्लादेश, उनसे मतलब ताल्लुकात इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, और एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल पे जाने की वजह ये थी कि श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने आपको वोट नहीं दिया, और हालांकि यही वो मतलब क्रिकेट बोर्ड थे या मुल्क थे जिनको आपने हाथ पकड़ के मतलब ऊपर लेके आए। आपने इनको मतलब आईसीसी में रैंकिंग देने के लिए और आईसीसी टेस्ट स्टेटस देने के लिए खुद शिकस्तें खाई और मतलब उनको बनाया, लेकिन जब आपका वक्त आया तो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। तो मैं ही समझता हूँ किसी भी चेयरमैन के लिए या किसी भी कप्तान के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपनी शोबे में परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए लोगों से ताल्लुकात करें। और देखें, 2000 की जो 25 की चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, अभी कल ही मतलब ये कि जो ट्वीट हमने देखा मोहसिन नकवी साहब का, जो पीसीबी की चेयरमैन की हैसियत से पहली मरतबा जो है दुबई में जो आईसीसी का इजलास था उसमें गए थे, गो कि वो 2000 मतलब जो 24 में वर्ल्ड कप हो रहा है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, उससे मुतालिक अहम उसमें वो था, और फिर आपकी 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हो रही है उसमें भी था। तो वो तो उन्होंने बयान दिया है कि जी वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में होगी। और एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई है कि ट्रायंगुलर सीरीज़, इसलिए कि वहाँ पे न्यूजीलैंड के क्रिकेट के सरबराह थे और उसके साथ साथ जनूबी अफ्रीका के सरबराह थे, तो उनसे बात करके ट्रायंगुलर सीरीज जो है यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में होगी 2025 में, और वो जो है जनवरी में उन्होंने कराने का मतलब माहिदा हो गया, तो वो होगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस सिलसिले में उनका मतलब वो खामोश हैं कि भारत की टीम जो है वो आया पाकिस्तान आएगी नहीं आएगी, जबकि हम देख रहे हैं कि जो इंडिया की मीडिया में अब वो बातें शुरू हो गई हैं कि एशिया कप की तरह चैंपियंस ट्रॉफी को भी हाइब्रिड मॉडल किया जाए। तो मैं ही समझता हूं कि जो आपने बात की थी कप्तानी की, तो हमें थोड़ा सा मतलब संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, कप्तान उन्हीं को बरकरार रखना चाहिए। अगर आप उनको मजबूर करेंगे कि जी आप जो है रिजाइन कर दें और कप्तान रिजवान को लें, नो डाउट रिजवान बहुत अच्छे कप्तान है, शादाब ने ही बड़ी अच्छी कप्तानी की है, सबसे अच्छी कप्तानी रिजवान की रही है, बिल्कुल ये डिजर्व करते हैं, और अगर आइंदा कोई कप्तान होगा तो मैं समझता हूँ वो रिजवान होगा। लेकिन अभी इस मौके पे शाहीन आफरीदी, इस मौके पे आप चाह रहे हैं कि मुनासिब नहीं है शाहीन शाह आफरीदी को कप्तानी से हटाया जाए। जावेद इकबाल साहब, इकबाल साहब आप क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट में? अगर हम देखें तो कितने प्लेयर्स आपको ऐसे लगे हैं कि जो निकल कर सामने आए इमर्जिंग में? देखें, इमर्जिंग में हमारे पास जो है वो एक तो हमने मिस आउट कर दिया जो यूएई में चले गए उस्मान खान, ठीक है ना, वो तो बिल्कुल ही जब निकल गए। लेकिन ये कि इमर्जिंग में जो है कोई इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो खिलाड़ी नहीं है, मगर साइम अयूब जो इंटरनेशनल खेल चुके हैं वो उन्होंने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर दी है, क्योंकि देखें वो उन्होंने बाबर के साथ बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हैं और आगे भी जो है वो
टीम में पक्के हो गए। फिर कोयटा के अगर उमैर बिन यूसुफ को अगर हम देखें तो 2 मुसलसल मैचेस में उनके रहने 37 रन लास्ट मैच में और कल के मैच में उन्होंने 50 स्कोर किए। हाँ, लेकिन ये कि पूरी जो टूर्नामेंट में उनकी इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अभी उनको थोड़ा सा मतलब जो है देखना पड़ेगा। 2 इनिंग्स पे आप एकदम जो है उसको प्रमोट नहीं कर सकते आगे। तो मैं समझता हूँ कि इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो खिलाड़ी तो नहीं निकले, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है बेहतरीन खिलाड़ी। ख्वाजा नाफी के हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और सिलेक्शन कमेटी के रेडार में वो ज़रूर हैं और आगे चल के जो है हो सकता है वो उनको सेलेक्ट कर लें। लेकिन ये है कि आपके पास इंटरनेशनल उस पर जो है ना बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको कंसोलिडेट करना भी है और एकदम पैनिक नहीं क्रिएट करना। जिस तरह रियाज साहब ने बात की कि सिलेक्शन के हवाले से हमें जो है वो किसी तरह भी पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। हालांकि हमारी एक तारीख रही है 75 साल 76 साल के हम पैनिक जब क्रिएट करते रहे हैं और हम अपनी सिलेक्शन के साथ ही जुल्म करते रहे हैं। मुश्ताक और आसिफ इकबाल का भी इरा इसमें आता है। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस चीज़ को सपोर्ट करूँगा कि शहनशाह आफरीदी को जो है वो सपोर्ट किया जाए और उनको जो है आगे भी कप्तानी दी जाए। कम से कम ये न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है इसमें अगर वो अपने आप को कुछ दिखा सकें, क्योंकि देखें उनके साथ कुछ मिसिंग लिंक्स थे। उनके पास जो है अच्छे खिलाड़ी जो है वो इंजर्ड हो गए थे। तो आप एक पैनिक बटन ना क्रिएट करें। हमारे पास पीसीबी के जो चेयरमैन आते हैं वो भी हर 6 महीने के बाद चेंज हो जाते हैं, तो एक कंसिस्टेंसी नहीं रहती। और बिल्कुल रियाज साहब की बात सही है कि जो ये लोग जब बाहर जाते हैं तो एक इनका क्रिकेट में डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है और जिससे वो जो है ना एक परसुएशन क्रिएट करते हैं। और जिस तरह इन्होंने अभी ये बताया कि ट्रायंगुलर जो है टूर्नामेंट भी हो रहा है, तो ये एक मौसम नकवी साहब के साथ ये एक क्रेडिट जाता है उनको कि उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे लगते हैं। कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स उनके अच्छे हैं कि वो एक जो है एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं कि कोहेसिव किस्म का एटमॉस्फेयर दूसरे जो भी इंटरनेशनल ऑफिशियल्स हैं उनके साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है और हम ये चाहते हैं कि सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी हो। ऐसा ना हो कि हम खामा में शहनशाह को हटा के रिजवान को दे आएँ और रिजवान अगर जो है परफॉर्म ना कर सके तो फिर हम दूसरे की तरफ देखें। जाहिर साहब अगर थोड़ी सी बात करें मोहम्मद नवाज के हवाले से, तो अब ऐसा लगता है कि मोहम्मद नवाज ने तो परफॉर्मेंस नहीं दी। T20 स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर बन जाते हैं। अब सीरीज़ भी है न्यूजीलैंड के खिलाफ। आप समझते हैं मोहम्मद नवाज के नेमुल बदल आपको कोई ऐसा प्लेयर नज़र आया है इस स्क्वाड के अंदर जो PSL 9 में के उनकी जगह लेता हुआ नज़र आए? बिल्कुल मोइन भाई, इसमें देखें आप देखें ऑलराउंडर की शक्ल में तो कम ही प्लेयर्स नज़र आए हैं। सिर्फ आमिर जमाल ही एक ऐसा है जो ऑलराउंडर की। मोहम्मद नवाज के नेमुल बदल पे हमें चाहिए। नवाज का नेमुल बदल अभी तक देखिए, मेहरान भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मेहरान मुमताज़ को बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और फिर आरिफ याकूब भी बहुत अच्छी। लेकिन इनका नेमुल बदल अगर ऑलराउंडर आप देख रहे हैं तो वो कोई नजर नहीं आया। नहीं, मैंने जितना जज किया है उसमें एहसन भट्टी एक ऐसा ऑलराउंडर है जो इसकी जगह ले सकता है मोहम्मद नवाज की। ये वो बात वही होगी कबल अज वक्त जो हम ये प्लेयर्स को कह देते हैं ना, ये एहसन भट्टी कोई परफॉर्मेंस देखें एक आध मैच से कोई परफॉर्मेंस नहीं होती। आप तसलसल रखें, कंटिन्यू करें। अब देखें तो परफॉर्मेंस की अगर आप बात करेंगे तो कल अमाद वसीम ने पूरा टूर्नामेंट खेल लिया, कोई परफॉर्मेंस नहीं। कल उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग कर दी। अमाद वसीम का केस थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि उन्होंने तो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। उनकी तरफ तो सिलेक्शन कमेटी गौर भी नहीं करेगी। जिन लड़कों पे गौर करना है, आपने 2-3 नाम इन्होंने भी लिए हैं, मेहरान मुमताज़ का आपने भी नाम लिया, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इब्रार अच्छी बॉलिंग कर रहा है। लेकिन मुझे मोहम्मद नवाज का बिल्कुल नेमुल बदल चाहिए। तो नेमुल बदल के तौर पर अगर आए जिस किस्म की बैटिंग करते थे, अगर यहाँ पर अमाद वसीम नहीं लेते रिटायरमेंट तो शायद अमाद वसीम की जगह बनती। नहीं, मैं सिर्फ आपको मिसाल देने के लिए अमाद का जिक्र किया था कि कल देखें अमाद ने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया है क्योंकि वो कोयटा के बैटर्स की गलतियां थी, लेकिन ये कि कल देखें उसकी परफॉर्मेंस होगी। इसी तरीके से अभी कोई ऐसा परफॉर्मर इस PSL में कम अज़ कम सिर्फ 1-2 लड़के नज़र आए। मोहम्मद अली हो गया फास्ट बॉलर मुल्तान सुल्तान का, और आपका ये तारिक उस्मान तारिक हो गया, आरिफ याकूब हो गया। ये 2-3 प्लेयर्स ही नज़र आए, कोई ऐसा मैच्योर बैट्समैन नहीं नजर आया। आप आरिफ याकूब की बात कर रहे हैं, आरिफ याकूब पे उनकी टीम भरोसा नहीं कर रही है, उन्हें टीम में शामिल नहीं कर रही है। आज आप समझते हैं कि आरिफ याकूब को मौका देना चाहिए?
अगर देखें जीत के लिए जाना है तो आपको आरिफ याकूब को मौका देना होगा, क्योंकि उसने आपको मैच जीत कर दिए हैं, उसके क्रेडिट पे मैचेस हैं। और जिस तरीके का वो बॉलर है, बहुत मुश्किल बॉलर है, बैट्समैन से नहीं खेला जा रहा। और आपको पता आज प्रेशर गेम होगा, आज दोनों टीम नर्व्स पे काबू रखेंगी। आज समझ लें कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तकरीबन वही सिचुएशन होगी, क्योंकि इसके बाद उनको पता कोई चांस नहीं है, इसके बाद फिर 10वें PSL तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जिस तरीके का आज प्रेशर गेम होगा, इसी तरीके से आपको प्लेयर भी सिलेक्ट करने होंगे। आपको डग आउट में जो आपने बिठाया हुआ, जैसे कोयटा ग्लेडिएटर ने रदरफोर्ड को भी डग आउट में बिठाया हुआ, सरफराज को भी बिठाया हुआ। अब तो कोई फायदा नहीं ना, वो तो टीम ही बाहर हो गई है। तो बाहर इसी तरीके से तो हुई है। तो आज के मैच के लिए जो है जुल्मी को, इस्लामाबाद को ये बिल्कुल इसी तरीके से जाना है। चले रियाज साहब है, क्योंकि बात हो रही है आरिफ याकूब की, अच्छा बॉलर है और जिसने परफॉर्मेंस भी दी है, सेलेक्टर की निगाहों में भी है। आप समझ रहे हैं कि क्योंकि पिछले मैच में पेशावर ज़ल्मी ने जो है मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ उन्हें आजमाया नहीं था और शायद वो टर्निंग कार्ड भी साबित हो सकते हैं। आरिफ याकूब है, आज का मैच बाबर आजम चाहेंगे कि आरिफ याकूब को टीम के अंदर इन करें? देखें शहजादा, ये जो फ्रेंचाइज है ना, ये उस तरह की टीमें नहीं है जो एक कंट्री की टीम होती है या एक किसी मतलब सिटी की टीम होती है। जब वो खेलते हैं तो वहाँ पे जज्बात भी अलग होते हैं और उसकी प्रायोरिटी और मेरिट भी मुख्तलिफ होती है। फ्रेंचाइज में जी इसलिए कि फ़ॉरेन खिलाड़ी भी शामिल होते हैं। फिर आप ये देखें ऑफिशियल्स में भी बाज़ आपके पाकिस्तानी हैं, बाज़ जो हैं वो फॉरेनर प्लेयर हैं। तो इसमें आपको जो डे टू डे मतलब हिकमत अमली तय करनी पड़ती है। और आप यही देखें, इसी वजह से मुख्तलिफ टीमें जो थीं उसमें निस्बतन अच्छी परफॉर्मेंस रखने वाले खिलाड़ी भी डकआउट पे बैठे थे, इसलिए कि वो ये नहीं देखते कि इस खिलाड़ी ने पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस पेश की थी, बल्कि वो ये देखते हैं कि आज हमारा जिससे मैच है उसमें हमारे कौन से खिलाड़ी इन खिलाड़ियों के खिलाफ जो है बेहतर परफॉर्मेंस पेश करते हैं। तो ये मतलब केस टू केस मामला चलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि नो डाउट जो आपने आरिफ याकूब की बात की, वो अच्छे प्लेयर हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। लेकिन आज जो है पेशावर की टीम भी यही देखेगी कि इस्लामाबाद जो अब ये कल परफॉर्मेंस पेश करके आई है, जिस तरह से उसने अच्छी परफॉर्मेंस पेश की है, तो इनके खिलाफ हमारे कौन से खिलाड़ी जो है वो हमें सूट करेंगे और हमारे लिए परफॉर्मेंस बेहतर बना सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट सिलेक्शन का कतई तौर पे इस PSL के मैचेस में नहीं होता, इस तरह की लीग के मैचेस में नहीं होता जो कंट्री टू कंट्री मैचेस बायलैटरल सीरीज होती हैं कि जी एक ने अच्छी परफॉर्मेंस दी इसको दे दो। नहीं, यहाँ तो टीमें बदल रही हैं। वहाँ जो आपकी बायलैटरल सीरीज होती है, एक ही टीम के खिलाफ आप कई कई मैचेस खेल रहे होते हैं। तो यहाँ तो टीमें बदल रही, इस्लामाबाद हो गई, मुल्तान हो गई, कोयटा हो गई, हर टीम अलग। तो वो देखा जाता है कि किस टीम के खिलाफ हमारा कौन सा प्लेयर जो है सूट करेगा। फिर ये कि विकेट, मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमने अभी तक बात नहीं की, इसमें ड्यू फैक्टर भी था। और जो कल की विकेट की बात थी, विकेट थोड़ी सी मुश्किल थी। आप यही देखें ना कि इसी वजह से ना सिर्फ आप देखें कि वहाँ भी 2 या 3 बैट्समैन चले हैं इस्लामाबाद की टीम में भी, और यहाँ भी सिर्फ 2 बैट्समैन चले। की बात की तो समझते हैं कि आखिरी के घंटे 2 घंटे में मौसम थोड़ा सा तब्दील हुआ, ड्यू फैक्टर का असर हुआ और उसके बाद हमने देखा कि इसका इस्लामाबाद की टीम पर भी असर हुआ। आखिरी ओवर्स के अंदर इस्लामाबाद भी खुलकर नहीं खेल पाई और फिर जब कोयटे की बैटिंग की बारी आई तो हमने देखा कि वो भी बुरी तरह उनकी बैटिंग से मतलब गेंदें जो थी उनके लिए मुश्किल हो रही थी। और इसकी सबसे बड़ी देखें वजह ये सबूत है हमारे सामने कि कोयटा के 10 में से मतलब 8 प्लेयर जो हैं वो डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके। देखें एक खिलाड़ी से तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार वो नहीं खेला, 2 नहीं खेला, तीसरा नहीं खेला। इसका मतलब है कि विकेट जो थी वो बाद के बैट्समैनों के लिए मुश्किल थी और वो गेंद को जज नहीं कर पा रहे थे। इस मुश्किल विकेट पर उमर बिन यूसुफ के 50 रन कीमती हैं। जी बिल्कुल, मतलब कीमती हैं। वो तो देखें उनके रिकॉर्ड के साथ भी आ गए। उनका तो एक रिकॉर्ड 37 गेंदों पे 50 रन करना एक नए खिलाड़ी के लिए मैं समझता हूँ एक बड़ी बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन आज की जो हम बात कर रहे हैं, जो भी प्लेयर होगी, ये दोनों टीमें जो हैं ये नहीं देखेंगी कि कल हमारे किस खिलाड़ी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी या परसों दी थी। वो तो ये देखेंगे कि यार ये इनके बैट्समैन हैं, ये हमारे बॉलर हैं और ये हमने विकेट का मुआयना कर लिया है और ये इनकी टीम है, ये हमारी उस पर जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो जो चीज़ होती है बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जहाँ तक नए खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है तो नो डाउट, जैसे मतलब इकबाल मेमन साहब ने कहा कि अपने साइम अयूब ने अपनी जगह बना ली है, तो वो तो देखें ना, क्योंकि वो करीब हैं किसके, बाबर आजम के, उनकी टीम में वो उनकी परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं। और एक इतना बड़ा बैट्समैन, इतना बड़ा खिलाड़ी बाबर आजम, अगर वो किसी खिलाड़ी के लिए कह दे तो जो उसकी एक्सपर्टीज़ है, एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है बाबर आजम का, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह पहले लोग एक राय कायम कर रहे थे साइम अयूब के हवाले से कि वह अच्छे प्लेयर हैं, तो उसको इंडोर्स कर दिया बाबर आजम ने। अब जैसे और भी प्लेयर हैं, ख्वाजा नाफे हो गए या आप साहबजादा फरहान है, सऊद शकील है,
हैं, कल सऊद सऊद शकील ने हो भी गए। अच्छी बॉलिंग की है। सऊद शकील ने 88 रन बनाए और उस वक्त बनाए जब टीम को जरूरत थी। देखें खिलाड़ी की पर देखें बहुत सी जब मतलब जगह ऐसा होता है कि खिलाड़ी सेंचुरी मार देता है लेकिन उसकी टीम हार जाती है, लेकिन सही चीज़ ये होती है कि कौन सा खिलाड़ी अपनी जीत के लिए किरदार अदा कर रहा है। तो ये चीज़ जो है ज़्यादा काउंट होती है, ये 100% काउंट होती है और दूसरी चीज़ें 20% या 20% काउंट होती हैं। तो सऊद शकील ने एक हिस्ट्री क्रिएट की कि अपनी टीम के लिए 88 रन बनाया और टीम को फतह के साथ निकाला। इसी तरह वसीम ने जो छक्का मारा था और उनकी टीम उस छक्के की वजह से जीत गई थी। तो ये चीजें अच्छा, लास्ट अगर 2 मैच की बात करूं तो अम्माद ने बड़ी जबरदस्त, जहां पर उन्होंने बैटिंग में भी बेहतरीन मुजाहरा किया, फिर बॉलिंग में भी उम्दा कारकर्दगी दिखाई। देखिए अम्माद वसीम तो अब इतने जहाँ दीदा और मतलब इतने तजुर्बेकार एक खिलाड़ी हो गए हैं कि उन्होंने तो ये परफॉर्मेंस देनी थी। लेकिन हुआ ये है कि और ऐसे खिलाड़ी को तो पाकिस्तान की टीम में भी होना चाहिए, लेकिन जब से ये PSL शुरू हुई है तो वो पैनिक वाला बटन दब गया है। तो जो सिलेक्टर्स हैं जब ये PSL की बुनियाद पे जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, मीडिया का भी दबाव होता है और मतलब ये जाहिर है माहौल भी ऐसा होता है तो उन खिलाड़ियों को रखना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि जिन जिन खिलाड़ियों को ज़्यादातर मौके दिए गए PSL की आउटस्टैंडिंग की परफॉर्मेंस की बिना पर, वो खिलाड़ी मतलब 100% कामयाब नहीं हो सके। इकबाल साहब आज मैच है, दूसरा एलिमिनेटर मैच है, खेला जाएगा। जो टीम जीतेगी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद की बात करें तो दोनों में कौन कौन से प्लेयर आपको किंग प्लेयर्स नजर आ रहे हैं जो आज के मैच में अहम रोल अदा कर सकते हैं? पेशावर ज़ल्मी में तो डेफिनेटली शुरू में बाबर और साइम तो हैं ही हैं, और इस्लामाबाद में हमारे पास जो है वो ठीक ठाक बैलेंस टीम लगती है मुझे और उनके चांसेस ज़्यादा हैं। मगर ये कि अगेन जो ड्यू फैक्टर भी है क्योंकि 9 बजे के बाद मैचेस शुरू हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका टॉस का बहुत फ़र्क पड़ेगा और कितनी भी अच्छी टीम हो वो पैनिक करेगी। और जिस तरह भट्टी साहब ने कहा कि 200 जब बन सकते थे तो इसमें नहीं बने, तो इसका मतलब है लास्ट आवर में ड्यू फैक्टर शुरू हो गया था और वही चीज़ जो है कोयटा के लिए थी। ठीक है एक आध इनिंग्स उनके के लिए, लेकिन ये कि काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो जो भी पहले बैटिंग करेगा मैं समझता हूँ कि उसके ज़्यादा चांसेस होंगे क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत पड़ेगा और चेजिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि जहाँ तक सिलेक्शन की बात हो रही है कि इस वक्त सिलेक्शन काफ़ी साइंटिफिक हो गई है। ये लोग जो सेलेक्टर्स बैठे हैं और जो टेक्निकल टीम्स बैठी हैं ना, ये एक डेटा क्रिएट करते हैं और उस पर सिलेक्शन होती है। और जिस तरह रियाज साहब ने कहा ना वो बिल्कुल सही है कि वो हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज वो उस वक्त ढूंढ रहे होते हैं मैच के हिसाब से। कल का मैच देखा होगा और उन्होंने बोला कि अब हम इनको कैसे काउंटर करें, तो अब कौन सा प्यादा जो है उसको हम आगे करें। और इसमें जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो जाती हैं क्योंकि वो स्टैट्स निकालते हैं हर खिलाड़ी का और उनकी एक एक चीज़, एक एक बॉल जो उन्होंने खेली है और एक एक बॉल जो बॉलर ने कराई है उसका उनके पास वो डेटा होता है और उसकी बुनियाद पे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो हम समझते हैं कि उनको इन होना चाहिए, वो नहीं हो पाते। तो चीज़ें काफ़ी साइंटिफिक हो गई हैं और ये लोग इनका भी कसूर नहीं है क्योंकि जब ये डिपेंडेंट उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हैं और जो डेटा स्टैट्स इनके पास हैं तो उनकी बुनियाद पे वो सिलेक्शन होती है। और मैं समझता हूँ कोयटा के साथ भी कल कुछ इसी तरह का हुआ है कि सरफराज जैसा खिलाड़ी बाहर था और मगर हैविंग सेड दैट एक चीज़ है कि ड्यू फैक्टर का बड़ा अहम रोल होगा। ड्यू फैक्टर का बड़ा अहम रोल होगा, लेकिन साथ साथ हम देखें तो दोनों टीमों के पास है नई बॉल से करने वाला एक लेफ्ट आर्म स्पिनर मौजूद है। एक जानिब अगर देखें तो पेशावर से साइम अय्यूब लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग का आगाज करते थे, दूसरी जानिब हम देखें तो इस्लामाबाद से अम्माद वसीम कर रहे हैं और दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस से टीमों के बैटर्स को आउट किया है। तो ये दोनों प्लेयर्स का भी रोल है शुरू के पहले ओवर्स से रहेगा। बिल्कुल मोइन भाई, इन दोनों का रोल रहेगा। जिस तरीके थ्रू और पेशावर ज़ुल्मी खेलती आई है, आपको पता सैम ने पहले ओवर में आउट विकेट लेकर दिए और एक नहीं 2-2 विकेटें लेकर दिए और फिर स्कोर भी नहीं दे रहा। सबसे बड़ी बात है स्कोर फ्लो में रन नहीं लगने देता, 3-4 रन ओवर में दे रहा है। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और आखिर के 2 मैचेस में अम्माद वसीम की जो बॉलिंग है वो भी थोड़ा सा निकल कर सामने आई है। तो इन दोनों का मुकाबला भी होगा, लेकिन ये है कि मैच में जो टीम पहले बैटिंग करके स्कोर बोर्ड लगाएगी 70-80 प्लस कर लेगी 100, तो उसके चांसेस तकरीबन ज़्यादा ही हो रहे हैं। और आप कह रहे हैं ड्यू फैक्टर का इतना कराची में ज़्यादा जो है ना असर नहीं होता। चलो ड्यू फैक्टर पे तो थोड़ी सी बात कर लें क्योंकि अब सीरीज भी पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली है। तो अब पाकिस्तानी जो मैनेजमेंट है वो सोच रही है कि क्यों ना इस सीरीज से कबल हम जो है अपने जो मुकामी कोच हैं उनको हायर कर लें। ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा या फिर हम शेन वॉटसन पे जाने की कोशिश करेंगे? मैं तो यही समझ रहा हूँ कि अगर जो आपने जाना ही
गैर मुल्की कोच पर है तो आप शेन वाटसन से मुआहिदा कर लें। नहीं तो आपने बेकार में अगर एक ये सीज़न अंदर जो टीम आई हुई है, मेहमान टीम आई हुई है, उसके लिए आप पाकिस्तानी कोच अगर हायर करेंगे और फिर पता चला कि जैसे ही उसके ये ख़त्म हुआ टूर और उस कोच की छुट्टी हो गई, तो ये अच्छा नहीं लगता जिस तरीके से मोहम्मद हफीज़ के साथ अभी हाल ही में हो चुका है। तो और शेन वाटसन ने जो आपके सामने डिमांड रखी आपने मन वन तस्लीम कर ली। तो शेन वाटसन तो कह रहे हैं मुझे सिर्फ वाइट बॉल की जो है कप्तान कोचिंग के फराइज दिए जाएं। और देखे ना वो अपनी शराइत के साथ आ रहा है, सिर्फ वाइट बॉल की, और पाकिस्तान में नहीं आएगा। अगर ट्रैवल करेगी टीम तो वहाँ टीम को ज्वाइन करेगा, पाकिस्तान में आकर नहीं रहेगा, पाकिस्तान में आकर कोचिंग नहीं करेगा, सिर्फ कुछ दिन के लिए आएगा। तो ये सारी उन्हें अपनी शराइत पे वो भाई क्या नजर आ रहा है, आप किसी और कोच से रब्ता कर लें। और भी कोच बैठे हुए हैं, डेरन समी है, पाकिस्तानी डेरन समी है, आप डेरन समी को शहरियत दी हुई है, आप उसे कोच लगा दें, वो आपको रिजल्ट दे रहा है। पेशावर जुल्मी देखें उनकी क़यादत में कहां से कहां पहुंच गई है। तो ये सारी चीजें हम सिर्फ पैसा लिए घूम रहे बड़े नामों के पीछे, चलिए बड़े नामों के लिए पैसे लेके घूम रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो लाहौर कलंदर्स के जो कोच है आकिब जावेद, वो अब पाकिस्तान श्रीलंकन क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच हो गए हैं। रियाज साहब है, यहाँ हम अपने कोचेज मुकामी कोचेज को ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो यहाँ के खिलाड़ी हैं वो गैर मुल्की टीम की कोचिंग करते दिखाई दे रहे हैं। आकिब जावेद के हवाले से खबर आ गई है कि आकिब जावेद श्रीलंकन टीम के बॉलिंग कोच की हैसियत से काम करेंगे। यहाँ हम अपने कोच का रोना रो रहे हैं। शहजादा, इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, शेन वाटसन वाली मैं बात करूंगा। देखें, बिल्कुल जावेद भट्टी साहब ने सही कहा कि वो 4.5 करोड़ रुपए महीना के हिसाब से बैठेगा। 4.5 करोड़ रुपए महीना उसको दिए जाएंगे। और अभी मुआहिदा तो नहीं हुआ है, अभी तो मतलब ये कि उसको बातचीत चल रही है, अभी तो ऑफर लेटर भी उसको नहीं दिया है, अभी तो बातचीत चल रही है। लेकिन गालिब इम्कान ये है कि शायद वो कर दें। लेकिन मैं समझता हूँ अगर ऐसा होगा तो बहुत ज़्यादा मतलब महंगा सौदा होगा। और सच कोई उसका शेन वाटसन का प्रोफाइल भी नहीं है बहैसियत कोच। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसी लीग वीग है उसके वो टीम के वो हैं, और बाकी मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई इतनी बड़ी कोई कोचिंग की है, कोई कैसा कोई कोर्स किया हुआ है। लेकिन उनसे पता नहीं क्यों हमारे जो अरबाब क्रिकेट हैं, क्रिकेट के, वो उनसे इतने ज़्यादा मुतासिर क्यों हैं। और फिर अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात की जाए जिसकी टीम के साथ वो अटैच हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने कि जो एक मतलब की टू द हार्ट ऑफ मतलब ऐसा मैच था जहां आपको परफॉर्मेंस देनी थी, वहाँ नहीं दे सके। तो मैं समझता हूँ कि शेन वाटसन से बेहतर ये है कि आप फॉर द टाइम बीइंग जो है, मेरे ख्याल से मुझे लग ये रहा है कि वो शायद वर्ल्ड कप को देख रहे हैं जो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में, उस हवाले से। लेकिन जो उनकी शराइत है वही करें। जब सीरीज़ होगी तो उससे पहले मैं आऊँगा, 1-2 दिन पहले कैंप ज्वाइन करूँगा, फिर टीम के साथ रहूँगा। जाहिर है कोई भी फॉरेन प्लेयर जो है वो मुस्तकिल आपके मुल्क में नहीं रह सकता, उस हद तक तो उनकी बात सही है। लेकिन जो ये पैसे देने का मामला है ना, इस पैसे में तो आपको बड़े से बड़े प्रोफाइल, अच्छे प्रोफाइल के कोचेज मिल सकते हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ कहूँगा कि देखें, जब कोई भी हमारा पाकिस्तान या किसी भी कंट्री को जो खिलाड़ी के रिप्रेजेंट कर रहा है वो 100 60 80 मैचेस खेल चुके होते हैं, तो ऐसे कोई उनको कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ उनकी ट्यून फाइन करने की ज़रूरत होती है जो कोई भी कोच कर सकता है जिसका इंटरनेशनल थोड़ा सा एक्सपोजर हो। तो मैं ये तो होगी शेन वाटसन की बात। अब जो आपने आकिब जावेद की बात की है, तो मैं ये समझता हूँ कि आकिब जावेद ने अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव किया है। उन्होंने जो इनका मतलब ये कि ये जो लाहौर कलंदर के जो ऑनर्स हैं उनके साथ मिलके इन्होंने जो टैलेंट हंट निकाला है, मैं समझता हूँ कि उसमें आकिब जावेद का बड़ा हाथ है, उनकी बड़ी दूरअंदेश नज़र है। जिस तरह के उन्होंने बॉलर्स निकाले, अपनी टीम में शामिल किए और मुसलसल 2 उन्होंने लीग मतलब जीते। अब रह गई श्रीलंका की बात, तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों को दूसरे मुल्क के खिलाड़ी तो मतलब कोचेस बना रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में ठीक है, अभी उमर गुल भी मतलब ये कि कोच बन के गए थे, अच्छी चीज़ ऐसा होना चाहिए। और हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने भी कोचेस रखें और बाहर का भी एक आध रखें, इसलिए कि हमें इंटरनेशनल इस दुनिया में रहना है। हमें जो है मतलब इस तरह के, जैसे अभी इकबाल मेमन साहब ने कहा कि हमें इस तरह की सफारतकारी जो है करनी चाहिए और हमें अपना। अच्छा, जैसा आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान के लिए जो है मुकामी कोच अगर हो तो किन के नाम को आप तजवीज़ करेंगे? अगर देखें तो लेजेंड जावेद मियादाद हमारे पास हैं, यूनुस खान हमारे पास मौजूद हैं, राशिद लतीफ़ हमारे पास मौजूद हैं, मिसबाउल हक हमारे पास मौजूद हैं। और मिसबा ने तो बड़ी ज़बरदस्त अंडर 19 में भी अभी इस वक्त है टीम को हेड कोच की फ़राइज़ अंजाम दिया और फिर टीम ने फाइनल खेली। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारा भी कोई ना कोई होना चाहिए और बाहर का भी होना चाहिए। हमारा जब होता है ना, तो मैं नाम नहीं लूँगा, जो 3 आपने नाम लिए हैं, रमज़ान का मतलब एक महीना है, बुरी बात है वैसे भी किसी को मतलब क्रिटिसाइज़ करना। ये जो 3 नाम लिए हैं उसमें से एक नाम ऐसा था जो बहुत ज़्यादा मतलब कोच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखें जब एक
कोच की अप्रोच खिलाड़ियों के लिए प्रोफेशनल नहीं होती है, और वो अगर पर्सनल हो जाता है ना तो फिर वो कोच नहीं होता। कोच जो है उसको तो माँ बाप का किरदार अदा करना चाहिए। तो आपने कई माँ बापों पे देखा कि जिस तरह से ज्यादती का निशाना बने सरफराज अहमद, इसी तरह से आलम, क्या नाम था उनका, अपने जो फवाद आलम काफ़ी अर्से तक टीम से बाहर रहे, या एक दो खिलाड़ियों की और मैं मिसाल दे सकता हूँ कि वो रहे, तो वो मतलब उसमें खालिसतन हमारे कोचेस का था कि वो उनसे 22 थे। एक चीज़ ये, दूसरी कि हमारे जो अगर कोचेस किसी अच्छी पोजीशन पे होते हैं ना, तो हमारा मतलब ये कि माशरा ऐसा है, हमारी यहाँ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर कोई किसी को थोड़ा सा मतलब ये कि घर जाके मिले या थोड़ा सा ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो वो काम मतलब वो कर देते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। लेकिन अगर फॉरेन कोच बीच में आएगा, फॉरेन कोच अगर बीच में आएगा, टाइम हमारे पास है थोड़ा सा कम है। जय साहब आपका बहुत शुक्रिया, इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, रियाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।